फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है। आज ये इजाजत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से मशरूत इजाजत मिली है। 6 रुकनी बेंच से 5-1 से ये फैसला आया है। और इसके बाद यकीनन जो पहले फैसला आया था जिसमें सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता था, उसके बाद मिलिट्री लॉज की एब्सेंस की वजह से काफ़ी सारे तज्जियाकार यही कह रहे थे कि मुल्क में दहशतगर्दी की लहर बढ़ेगी, जो हमने बढ़ते हुए देखी है। और अब देखना यह है कि क्या इस दहशतगर्दी की लहर को कंट्रोल किया जा सकेगा या नहीं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आप अपना कीमती वक्त हमेशा हमारे लिए निकालते हैं। वी आर सो ऑनर्ड एंड ऑब्लाइज्ड। अब्दुल्ला साहब, हाउ डू यू सी दिस डिसीजन और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, यकीनन वक्ती तौर पर एक बहुत बड़ा रिलीफ आया है, एक मेरे ख़्याल में खुशाइंद फ़ैसला है और रियासत को रिलीफ मिला है। मौजूदा जैसे आपने दहशतगर्दी की बात कही, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वज़ीर आज़म साहब खुद इसका इकरार कर चुके हैं कि 60% इसमें इज़ाफ़ा हुआ है और उस इज़ाफ़े की वजूहात जानने के लिए हमें बहुत सारे मुहर्रिकात के ऊपर निगाह रखनी पड़ेगी। उसमें सबसे पहला ये है कि हमारी जो रीजनल सिक्योरिटी है, उसके अंदर भारत का एक बहुत बड़ा किरदार बन रहा है और भारत जो है वो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन बराह रास्त के बजाय वो किसी दूसरी जगह से जो है वो अपना हमला करवाता है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो इस्तेमाल होती है, लेकिन ये भी गौर कर तलब बात है कि उस अफ़गान सरज़मीन के पीछे जो है वो 5 कौंसल खाने हैं, जो भारत ने वहाँ बना रखे थे और जिनके लोगों के अंदर जो ज़हर उगला गया और जो उन्होंने अपने एजेंट्स वहाँ बना लिए, नतीजा जो निकला वो आपके सामने है। ये तो एक बात है। अब आपके सवाल की तरफ आ जाते हैं। आपका सवाल जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के अंदर बाकायदा 11 और जो जजेस का एक बेंच तश्कील किया था। उसके अंदर 6 जजेस ने जो है वो 6-5 के तनासिब से फैसला दिया था और उसके अंदर बाकायदा कहा गया था कि मिलिट्री कोर्ट्स को वैलिडेशन दी गई थी। उसके बाद 2017 में उस वक्त के चीफ जस्टिस ने भी वैलिडेशन दी। इंटरनेशनल कोर्ट्स जो हैं, उन्होंने भी कहा कि ये एक रूटीन मैटर है, उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। दुनिया के 30 ममालिक के तकरीबन ज़्यादा हैं जिनके पास जो है मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो नाफिजुल अमल हैं, जिनमें से खुद अमेरिका भी मौजूद है, उसके अंदर रूस भी है, उसके अंदर चीन भी है, उसके अंदर भारत भी है और अरब ममालिक भी हैं। तो पहली बात ये है कि कोई पाकिस्तान अनहोनी चीज़ नहीं कर रहा। इसी तरीके से जो मिलिट्री ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स बने हुए हैं 67 और गालिबन 58 के, तो वो हमें ये देखना है कि वो क्या है। उसके तहत जो है वो हज़ारों लोगों को पहले सज़ाएँ हो चुकी हैं इस ज़मीन में और मेरा ख़्याल है कि जो इंस्टिगेट करना एक बहुत बड़ा, किसी को भी अगर आप बराह रास्त जुर्म में शामिल नहीं हैं, लेकिन आप उकसा रहे हैं, तो मेरे ख़्याल है कि ये भी एक बड़ा अहम बात नुक्ता है। अब इसके अंदर एक और बात बड़ी अहमियत की हामिल है, वो ये है कि 3 हफ़्ते के बाद इसके ऊपर जो है वो बहस शुरू होगी। जब अदालत जो है वो खुलेगी, सॉरी तीसरे हफ़्ते जनवरी में, सॉरी 3 हफ़्ते कह रहा हूँ, तीसरे हफ़्ते जनवरी में, जब अदालतों की छुट्टियाँ ख़त्म होंगी। अब देखना ये है कि इस दौरान उसके ऊपर कोई मज़ीद पिटीशन आ सकती है, उसके ऊपर कोई लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया जा सकता है, कोई और लीगल या कानूनी नुक्ता जो है वो इसके अंदर निकाला जा सकता है। ये है बड़ा अहमियत का मामला, लेकिन क्योंकि अब जो एक है बात अब्दुल्ला साहब, अब ये बात भी वाज़ेह हो गई कि पीटीआई वाले कमज़ोर सिविलियन जुडिशल सिस्टम्स का फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, किसी कानूनी सुकम का फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। जिस तरह बड़े बड़े दहशतगर्द रिहा हो जाते हैं हमारी सिविलियन अदालतों से, वो अब पीटीआई वाले नहीं कर सकेंगे। मेरा ख़्याल है कि ये दो-धारी तलवार है, पीटीआई को सिर्फ़ छोड़ दें बाकी लोग भी फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि जब बात निकलेगी ना, तो उसकी गूंज बहुत दूर तक पहुँचेगी। उसमें फिर जो है वो जलसे के ऊपर भी ज़िक्र किया जाएगा, जिसके अंदर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने उस वक़्त के आर्मी चीफ़ को बाकायदा नाम लेके चार्जशीट किया था। फिर ये बात यहाँ भी पहुँचेगी कि ईंट से ईंट जो आप बजा रहे थे, वो किसकी बजा रहे थे? वो मेमो गेट स्कैंडल जो था, जिसका लुब्बे-लुबाब ये था कि आइए पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर हमला करें डॉन और लीक्स। उसके बदले में
100 बिलियन हमें दें डॉलर, और उसके बदले में जो है वो आप न्यूक्लियर जो है वो लेते चले जाएं। ये उसका लुब्बे लुबाब मेमोगेट स्कैंडल का है, और इसके अंदर कोई और नहीं, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी और उस वक्त के डीजीआईएसआई जनरल अहमद शुजा पाशा जो हैं वो मौजूद थे, और उन्होंने बकायदा इन राइटिंग जो है एफिडेविट दिया हुआ है। तो मसला ये है कि ये मामलात जो हैं ये यहाँ नहीं रुकेंगे, इसको आगे जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो अहम बात वो ये है कि 3 साल मैक्सिमम सजा इसकी हो सकती है, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मतलब बड़ा वाज़े है। वो लोग जो कौमी राजों के अमीन हैं वो इसको अगर अफशा करते हैं तो फिर जाहिर है एक हद तक तो उसकी सजा ये भी है कि हैंग टिल डेथ, क्योंकि ये ट्रीजन के चार्ज के ऊपर चला जाता है, और दुनिया में ऐसे कई जगह पे ट्रीजन के चार्जेस के ऊपर लोगों को सजाएं मिली हैं। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान को अगर हम पॉलिटिक्स को साइड पे रखते हुए सिर्फ एक कानून की निगाह से देखें तो मेरा ख्याल है कि इसको आप तलहा साहब, कोई भी हमारा जो सामीन और नाजरीन हैं वो इसको ये इग्नोर नहीं कर सकते कि ये वाक़यात नहीं हुए, ये वाक़यात हुए। इनकी एक इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए बाकायदा, और वो हुई भी है। और दूसरी तरफ जो है जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व था उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब जो क्या वाकयात जो हुए इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इसके अंदर जिन लोगों की ऑडियो लीक्स आई, जिनकी वीडियोस आई, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो हैं उनके हवाले से भी एक इसी से मिलता जुलता केस जो है वो भी आया। अब फोरेंसिक कराने में क्या प्रॉब्लम है? बाबर अवान साहब ने फोरेंसिक की वो जो दरखास्त जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई थी उसको वापस ले लिया। इसका सवाल का जवाब बाबर अवान साहब से पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसा किसके कहने पे किया, क्योंकि वकील तो वकील होता है, वो अपने क्लाइंट के पूछे बगैर तो काम करता नहीं है। तो फिर ये बहुत अहमियत का हामिल है कि अगर सिर्फ हमने इसको पॉलिटिक्स के ऊपर खेलना है और रियलिटी को जो है नजरअंदाज करना है तो सुप्रीम कोर्ट जो भी काम करेगी वो कानून के एम्बिट में रह के करेगी। इसमें राइट। एक ये भी नुक्ता था कि वो जजेस जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को 2015 के अंदर वैलिडेशन दी थी, अगर ये फैसला बरक्स हो जाता तो क्या उन जजेस के खिलाफ फिर कार्रवाई बनती थी, क्योंकि उन्होंने एक गलत फैसला दिया होता। तो ये मेरे ख्याल है कि ये एक फैसला अब्दुल्ला वक्ती साहब, रिलीफ है। काश लेकिन ऐसा होता कि जो जजेस गलत फैसले दें उनके खिलाफ कार्रवाई होती। काश ऐसा होता। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है अब्दुल्ला साहब, विद योर परमिशन स्टे विद अस। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। सिपा सालार आला जनरल आसिम मुनीर अमरीका के दौरे पर हैं, और क्या हुस्न इत्तेफाक है कि अमरीकी सदर ने भारत जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि भारत मोदी हुकूमत का दहशत गर्द चेहरा पूरी दुनिया को नजर आ चुका है। ब्रेक के बाद तफसीलन डिस्कस करेंगे।